फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस हैं जिनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका रेलवे का एग्जाम होना है और भी डिफरेंट देखो, जैसे DSSB का एग्जाम है, सिर्फ वही फार्मा का एग्जाम है आपका। तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट, बिहार में फार्मासिस्ट का एग्जाम, आपको राजस्थान में वैकेंसी आई है हमारी, और डिफरेंट देखो पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी है। तो अभी आपके बहुत से एग्जामिनेशन होने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ओके। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पे आपको इन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, ओके। तो अभी इसमें देख लेते हैं 100 क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो रहने वाला है। तो अभी बिना देरी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनहिबिटर कौन सा है इसमें से ना, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो भाई एस्पिरिन मिला है, तो एस्पिरिन तो हमारा जो है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड में एस्पिरिन आता है। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, जो आप एनसेड्स पढ़ते हो ना, तो उसमें आपका एस्पिरिन आता है ना। तो ये तो आपका एनसेड्स में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आ जाएगा। लिट्रोजोल दिया है। कीटामिन, कीटामिन आपका डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराएगा कीटामिन। टीमोलोल, लोल वाले आपको पता ही है भाई, बीटा ब्लोकर। अगर लोल की बात हो जाए तो समझ जाना बीटा ब्लोकर है कोई, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, लिट्रोजोल। भाई जो एरोमेटेज इनहिबिटर जो होते हैं ना बच्चों, उसमें लिट्रोजोल आता है, एक उसमें अनास्ट्रोजोल भी आता है, अनास्ट्रोजोल, और एक और क्या आता है, एक्जीमेस्टिन, एक्जीमेस्टिन। ये हमारे क्या है, एरोमेटेज इनहिबिटर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल इज तो कैप्टोप्रिल क्या है भाई, आप लोगों ने बताना है कैप्टोप्रिल। तो बच्चों प्रिल वाले क्या बता रखे हैं आपको, प्रिल वाले क्या होते हैं, हमारे एस इनहिबिटर होते हैं। प्रिल वाले क्या होते हैं, एस इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर, मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो ये कहाँ पढ़ते हो, देखो भैया, जैसे कि हमारा रास सिस्टम पढ़ा है आपने, हाँ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, रास। तो इसमें देखिए एंजियोटेंसिनोजन जो होता है हमारा, एंजियोटेंसिनोजन से क्या बनता है, एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है ना। फिर एंजियोटेंसिन 2 जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड होएगा और वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, बीपी बढ़ाता है, ये सब पढ़ते हो। तो बच्चों इसमें क्या है, जो आपके एस इनहिबिटर जो होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं भाई, यहाँ पर तो आपका रेनिन एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर आपका एस एंजाइम काम करता है। तो ये ना इस एंजाइम को इनहिबिट करा, जिससे कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाता बच्चों, ठीक है। 2 बनेगा नहीं तो बीपी बढ़ेगा नहीं, तो इनको एज आप एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हो ना, जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, ओके, ठीक है। तो प्रिल वाली ड्रग जो होती है ना बच्चों, याद रखना वो एस इनहिबिटर्स में आती है। क्या याद रखो कि प्रिल वाले क्या होते हैं, एस इनहिबिटर। कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सारे प्रिल क्या है, एस इनहिबिटर है। तो कैप्टोप्रिल आंसर तो क्या हो गया बच्चों, एस इनहिबिटर हो गया। बाकी माओ इनहिबिटर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हो जाएगा। HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर जो होते हैं ना बच्चों, उसमें स्टैटिन्स आते हैं, जो आपके क्या होते हैं, हाइपोलिपिडेमिक होते हैं। स्टैटिन्स जो होते हैं ना, एंटी हाइपर लिपिडेमिक बोल दो या हाइपोलिपिडेमिक, एक ही बात है ना। तो लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड को कम कराते हैं, हाइपर एंटी हाइपर लिपिडेमिक या हाइपोलिपिडेमिक, है ना। तो स्टैटिन्स होता है, HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। HMG कोई रिडक्टेज जो होता है ना, ये एंजाइम जो होता है कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, उस स्टेप को ये एंजाइम कैटलाइज करता है। अब उस एंजाइम को ही हमने इनहिबिट करा दिया, स्टैटिन्स ने इसको इनहिबिट करा दिया, तो आपका कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटलाइज नहीं होगा। समझ आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो ये वहाँ पढ़ते हो। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर कहाँ पढ़ते हो भाई, तो ये आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। तो उसमें आपके जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायोज आते हैं कि नहीं, बिल्कुल आते हैं। तो ये जो है ये हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैप्टोप्रिल में आंसर मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ए समझ आ चुका है, एस इनहिबिटर में आता है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। देखो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, एनसेड्स की बात हो रही है भाई, है ना।
तो वो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है? मिफेनामिक एसिड, आइब्यूप्रोफन भाई प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है? आइब्यूप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, कीटोप्रोफन, नैप्रोक्सन आता है। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव में आता है, नाम से पता लग रहा है। डिक्लोफिनैक होता है हमारा क्या? अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आता है। तो ये आपका मिफेनामिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में मिफेनामिक एसिड आता है बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सिंपल एसिड्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको सारा का सारा फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन एक ही वीडियो में कंबाइन करके दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लो, डेली एक बार उसको सुन लोगे तो क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया, और सारे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के हमसे बनने लगेंगे। तो देखिए नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होते हैं, जो हम एनसेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, भाई एनसेड्स का क्लासिफिकेशन है ये। तो इसमें ट्रेडिशनल एनसेड्स आते हैं जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं। तो सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन आ गया, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज मिफेनामिक एसिड। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज डिक्लोफिनैक एंड एसिक्लोफिनैक। ऑक्सीकम डेरिवेटिव में पिरोक्सिकम, टिनॉक्सिकम। पैरोल डेरिवेटिव में किटोरोलैक आता है। इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन आता है। पैराजोलोन डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीब्यूटाजोन आता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर में कोक्सिब वाले, अच्छा प्रेफरेंशियल है वो, तो सेलेक्टिव में कोक्सिब वाले आते हैं ना। प्रेफरेंशियल कोक्स 2 में आपके निमेसिलाइड, मिलॉक्सिकैम, नाब्यूमिटोन आता है। सेलेक्टिव कोक्स 2 में आपके कोक्सिब वाले लाइक सैलिकोक्सी, विटोरिकोक्सी, पैरिकोक्सी। फिर एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है ना। तो ये देखिए इनका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन पुअर होता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है कि पैरासीटामोल जो है ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, लेकिन ना इसका जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन पुअर होता है, ध्यान रखना है। तो पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है। पैराजोलोन डेरिवेटिव में मिटामिजोल आता है। प्रोपिफेनाजोन आता है। बेंजोक्साजोसिन में निफोपैम आता है, ठीक है बच्चों। क्या हो गया ये हमारा एनसेड्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्टोन। तो जो पेनिसिलिन का एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है किस वजह से होता है? कि भाई सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बता रखा है भाई सेल वॉल पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है। सेल वॉल की बात करें तो क्या क्या बता रखा है? पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन्स, और क्या बता रखा है? बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन एंड साइक्लोसीरिन, ठीक है। समझ आया? बिल्कुल आया। तो सेल वॉल पे एक्ट तो पेनिसिलिन ने करना ही है, तो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। ऑप्शन तो ए हो जाना आपका आंसर। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है हमारी पेनिसिलिन, जो कि बच्चों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आती है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस को कौन कौन सी ड्रग इनहिबिट कराएगी? तो हमारी टेट्रासाइक्लिन होगी, क्लोरोफेनिकोल होगी, मैक्रोलाइड्स हो गई, लिनकोसमाइड्स होगी, लिनेजोलिड होगी, अमीनोग्लाइकोसाइड्स होगी, सारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। सेल वॉल पे एक्ट करेगी, बता दिया, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसीरिन। और सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है भाई, जैसे कि आपकी कोलिस्टिन, थायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएगी, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, है ना। इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन में रिफाम्पिसिन आता है आपका, मेट्रोनिडाजोल आता है। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, इसमें सल्फोनामाइड होएगा, है ना। तो ये फोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं, है ना। सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, ट्राइमिथोप्रिम, पायरिमिथामिन हो गया, इथम्ब्यूटोल, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो है ये डीएनए की सिंथेसिस से इंटरफेयर करेगी, तो इसमें आपका एसिक्लोविर जुडोविडिन आ गया, ठीक है बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन सा आएगा आपने ये बताना है बच्चों, कौन सा मैक्रोलाइड्स में आता है। इरिथ्रोमाइसिन बिल्कुल आता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आ गया। नियोमाइसिन भी एमिनोग्लाइकोसाइड में आता है, ये टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में आता है, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन जो होता है ना। और कैनामाइसिन भी एमिनोग्लाइकोसाइड में। तो आपका मैक्रोलाइड में कौन सा आया बच्चों? ऑप्शन ए आ गया ना, इरिथ्रोमाइसिन किस में आता है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में इरिथ्रोमाइसिन आता है। कौन कौन सी आती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में? इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड स्पायरामाइसिन आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में कौन सा आता है? कह रहे ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर है, इंसुलिन के रिसेप्टर है, मस्करनिक, कोलिनर्जिक या निकोटिनिक। कोलिनर्जिक भाई जो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं ना, ये एक तो आपके मस्करनिक होते हैं, एक निकोटिनिक होते हैं। मस्करनिक तो जीपीसीआर में आते हैं, निकोटिनिक एलजीआईसी लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं, याद रखना है भाई।
तो आपसे कौन से पूछे, जीपीसीआर में कौन से आएंगे, मस्करेनिक आएंगे, बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा। मस्करेनिक रिसेप्टर जो कोलिनर्जिक मस्करेनिक रिसेप्टर है वो हमारे जीपीसीआर में आता है, निकोटिनिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं, याद रखना है। नहीं तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब बता दो भाई, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या मतलब है ना। तो एक तो आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। देखो क्या लिखा हुआ, द इफेक्ट दैट कैन बी इंक्रीज बाय गिविंग अ सेकेंड एजेंट दैट बूस्ट द इफेक्ट ऑफ लीवर एंजाइम सिस्टम। तो ऐसा तो इसमें होता नहीं है। कह रहे कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है पर यूनिट टाइम, या फिर फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रिच सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपका बायो अवेलेबिलिटी होता है, कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट होते हैं यूनिट पर यूनिट टाइम। तो बताओ अब इन आंसर होगा या तो ये बताओ, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम या कांस्टेंट फ्रैक्शन, है ना। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में तो कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम, बट इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम। कांस्टेंट अमाउंट जो है ड्रग का वो एलिमिनेट होगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, एक बार देख लो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों ही देख लो, मैंने दोनों लिखे हुए यहाँ पे। तो भाई देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है भाई, जो इसमें क्या होता है कांस्टेंट जो फ्रैक्शन है ड्रग का वो एलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में। रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है ना इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के, ओके। तो इसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी इज एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। इसमें क्लियरेंस और टी हाफ क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हो रही है, टी हाफ 0.693/K होता है। सारी बातें किसकी करी, फर्स्ट ऑर्डर की। अब जीरो ऑर्डर में क्या होगा भाई, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है इसमें कह रहे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट अमाउंट इसमें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट हो रहा था ना, तो जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम, ओके। तो याद रखना, और रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है। इसमें क्लियरेंस डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्लियरेंस डिक्रीज होगा, जबकि हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर में हमारा क्लियरेंस और टी हाफ कांस्टेंट था ना, इसमें क्या होगा, क्लियरेंस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो इसके एग्जांपल्स में आप पढ़ते हो, जैसे फेनिटोइन होती है आपकी, है ना, अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल भी जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग है भाई जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन, तो कौन कौन सी ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी, तो भाई टोल ब्यूटामाइड याद रखो, फेनिटोइन है, थियोफाइलिन है, और वॉरफेरिन है, सैलिसिलेट्स है, अल्कोहल है। ये सारे की सारी ड्रग जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, याद रखना है। टोल ब्यूटामाइड, फेनिटोइन है आपका, टी से टोल ब्यूटामाइड भी है, टी से आपका थियोफाइलिन भी है, वॉरफेरिन है, और आपका सैलिसिलेट्स है, और आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी, ठीक है। समझ आ गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल क्लास। सिंपल एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लोरोक्विन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। तो क्लोरोक्विन जो है सबसे पहली बात तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, और प्रेगनेंसी में अगर मलेरिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस भी आपकी क्लोरोक्विन ही होगी, ठीक है। तो 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन एंड पाइपराक्विन। कैप से बच्चों ने याद भी कर रखा है, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपराक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए होगा, क्लोरोक्विन क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन है। बाकी 8 अमीनो क्विनोलिन में पाइपराक्विन आती है, 9 अमीनो क्विनोलिन इसमें नहीं होता। बाइगोनाइट्स में भी आपके इसमें ड्रग है, तो भी क्लासिफिकेशन देख लो, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा कौन सी क्लास में कौन सी ड्रग है। 4 अमीनो क्विनोलिन्स में कैप आपने याद कर ली, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइपराक्विन, है ना। फिर आपका है क्विनोलिन, मिथेनॉल में मैफ्लोक्विन आता है, सिनकोना एल्कलॉइड में क्विनीन, क्विनिडीन आ गया, बाइगोनाइट्स में प्रोग्वेनिल आता है, जिसे क्लोरोग्वेनाइट्स भी कहते हो, क्लोरप्रोग्वेनिल आता है, डाई अमीनो पिरिमिडीन्स में पायरीमिथामिन आता है, 8 अमीनो क्विनोलिन्स बच्चों इसमें प्राइमाक्विन और ब्यूलाक्विन आता है, ठीक है। सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स में सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोक्सी, पायराजिन एंड डेप्सोन आता है। टेट्रासाइक्लिन्स में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन आता
है। सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स में आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, आर्टीईथर आता है। एमिनो एल्कोहल्स में हेलोफेंट्रिन, लुमिफेंट्रिन, मैनिच बेस में पायरोनेरिडिन, नेफ्थोक्विनोन्स में अटोवाक्विन, है ना। ये सारी क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगी और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट कराएगी? भाई बताओ कौन सी एंटी हिस्टामिनिक है? रेंटेडिन दिया है, सिमेटिडिन दिया है, क्लोरफेनिरामिन है या सिप्रोहेप्टेडिन है? तो भाई हमारी सिप्रोहेप्टेडिन होती है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है भाई? एंटी हिस्टामिनिक होती है सबसे मेन बात। दूसरी बात क्या, सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। और तीसरी बात क्या है, एपेटाइट को भी ये क्या कराएगी, स्टिमुलेट कराएगी। ठीक है, तीनों बात है, तीनों काम कौन कर रही है? हमारी सिप्रोहेप्टेडिन कर रही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। बाकी रेंटेडिन और सिमेटिडिन तो आपके हिस्टामिन के एस्टो रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं। एस्टो ब्लॉकर में रेंटेडिन, सिमेटिडिन आती है। रेंटेडिन बच्चों याद रखना, इसमें फ्यूरान रिंग होता है और सिमेटिडिन में जो है इमिडाजोल रिंग होता है। और सिमेटिडिन एंजाइम इनहिबिटर भी होती है। एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। सिमेटिडिन का डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को उसके रिसेप्टर से डिस्प्लेस करा देती है, तो इसकी वजह से इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता जाने को मास्टिया भी करा देती है आपके सिमेटिडिन, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको पता लग गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ना। तो कौन सा इसमें से नॉन अ पेप्टाइड हार्मोन अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका जो है प्रोड्यूस होता है? तो पिट्यूटरी जो है हमारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी आता है। पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब होती है ना, और पोस्टीरियर लोब होती है, और एक इंटरमीडिएट लोब भी होती है। ठीक है, तो एंटीरियर लोब जो होती है उससे आप पढ़ते हो ग्रोथ हार्मोन पढ़ते हो, आपका ACTH पढ़ते हो, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, LH पढ़ते हो लुटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ते हो, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ते हो। एक रह गया कौन सा, प्रोलैक्टिन हो गया, है ना। तो ये सारे आपके एंटीरियर लोब के हार्मोन हैं। और पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन पढ़ते हो, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। तो आपको देखो ऑप्शन देखो भाई, वैसोप्रेसिन दिया है तो आंसर तो ऑप्शन नहीं हो गया। बाकी प्रोलैक्टिन आपका जो है ये एंटीरियर लोब का हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन जो होता है एक मिनरलोकोर्टिकोइड होता है, जो कि आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका कोर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है वहाँ से ये रिलीज होता है ना। और थायरोक्सिन जो है हमारे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, T3 T4, और कैल्सिटोनिन पड़े थायराइड ग्लैंड के हार्मोन। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, है ना। बिल्कुल, एक बार हार्मोन देख लो, सारे लिख रखे हैं। इसमें पिट्यूटरी जो है इसकी एंटीरियर लोब से मैंने आपको 6 के 6 हार्मोन बताए, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, FSH, LH और ACTH। ओके, इंटरमीडिएट लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और जो पोस्टीरियर लोब से दो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हो। ठीक है, फिर आपके थायराइड ग्लैंड से T3 T4 कैल्सिटोनिन पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। ऑप्शन जो मतलब कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 T4 होते हैं, साथ में कैल्सिटोनिन भी होता है। T3 ट्राइआइडोथायरोनिन होता है, T4 थायरोक्सिन जो होता है, टेट्रा आइडो 20 मतलब 4 आयोडीन होता है, T4, है ना। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होती है ये इनसे पैराथॉर्मोन्स PTH, है ना, ये रिलीज होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रिनल ग्लैंड भी कहते हो। तो इसका कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है और इनर मेडुला होता है। मेडुला से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो है ये मेडुला से रिलीज होते हैं, और कोर्टेक्स वाले पार्ट से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टीरॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में कोर्टिसोन आ जाएगा, मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन, सेक्स स्टीरॉइड्स में आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पेनक्रियाज जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन से जो ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, है ना। तो पेनक्रियाज जो है इसके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से तो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, एक डेल्टा सेल से तो वहाँ से सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस होता है। पेनक्रियाज आपको पता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आती है। एक्सोक्राइन फंक्शन भी है भाई, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है ना। तो ये एसेसरी ऑर्गन जो होते हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो, एक तो आपके एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं होता पर डाइजेशन में हेल्प करता है, उसमें आपका पेनक्रियाज भी आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ओवरी से आपका
प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आप लोगों ने बताना है। पेनिसिलैनिक एसिड है, एम्बोनिक एसिड है, सिफेलोस्पोरानिक एसिड है या क्लेवुलैनिक एसिड है। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्या करेंगे, बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को जो इनएक्टिव बना देता है ना, तो उस एंजाइम को बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कराएंगे, है ना। तो इसमें क्लेवुलैनिक एसिड आती है, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम, 3 ड्रग देखते हो। तो आंसर में आपको दिया क्लेवुलैनिक एसिड, जो कि आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आता है ना, क्लेवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम। जैसे अल्जाइमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड। ऑप्शन देखो इसके, अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा अमीनो एडिपेट, बीटा अमाइलोड या बीटा एलेनिन। तो अल्जाइमर डिजीज जो होता है ना, इसमें कौन से पेप्टाइड का लेवल बढ़ता है, तो भैया देखो इसका आंसर तो हो जाएगा बीटा अमाइलोइड जो होता है ना, इसका लेवल एलिवेट हो जाता है, ऑप्शन सी। देखो अल्जाइमर डिजीज क्या होता है बच्चों, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होता है, प्राइमरली अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है ब्रेन में, ठीक है। इट इज कोज ऑफ 60 to 70% ऑफ डिमेंशिया का कोज आपका अल्जाइमर डिजीज ही होता है। तो अल्जाइमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज बाय एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन अराउंड ब्रेन की सेल्स में प्रोटीन्स का बिल्डअप हो जाता है। तो इसमें से एक प्रोटीन तो आपका बीटा अमाइलोइड जो होता है, तो इसके प्लेक्स बन जाते हैं ब्रेन की सेल्स के अराउंड, और एक होता है टो प्रोटीन्स, है ना। तो ये डिपोजिशन ऑफ विच फॉर्म टैंगल्स विद इन द ब्रेन सेल्स, ओके। तो ये बीटा अमाइलोइड और आपका टो प्रोटीन, 2 प्रोटीन जो है ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाती है अल्जाइमर डिजीज में। नेक्स्ट, चूज अ सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर की बात हो रही है ना। तो देखो लैबिटलोल है, प्राजोसिन तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में आता है, एटिनोलोल है, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है, ओके। लैबिटलोल आपका बीटा प्लस अल्फा दोनों को ब्लॉक कराता है ना। तो बचा क्या आपका एटिनोलोल, जो कि बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर में आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखो बीटा ब्लोकर्स जो पढ़ते हो ना, उसमें से आपके नॉन सेलेक्टिव होता है जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कराएंगे ना। तो विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में प्रोपेनोलोल आता है, सोटालोल और टिमोलोल, और जो विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में पिंडोलोल आता है विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। मतलब कि बीटा ब्लॉकर तो है, साथ में अल्फा को भी ब्लॉक कराएंगे। तो इसमें 2 ड्रग याद करनी है, लैबिटलोल और कार्बिडिलोल याद करोगे, है ना। बीटा के साथ अल्फा को भी ब्लॉक कराएंगे, लैबिटलोल और कार्बिडिलोल। और जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं बच्चों, उनमें क्या आता है, उनमें ये ड्रग आती है ना, मीटोप्रोलोल, लैटिनोलोल, एसबिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिब्रोलोल और नाबिवोलोल। ये सारे क्या है, बीटा के 1 मतलब बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर है। अब बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट में होते हैं, तो इनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर भी बोलते हो, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ चुका। नेक्स्ट देखो, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। तो कौन सी ड्रग स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कोज कराएगी, सल्फोनामाइड कराएगी, टेट्रासाइक्लिन कराएगी या मैक्रोलाइड या पेनिसिलिन, है ना। तो इनमें से आपकी जो है सल्फोनामाइड कराती है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। भाई सल्फोनामाइड जो होते हैं इनके जो एडवर्स इफेक्ट आप लोग देखोगे तो क्या देखने को मिलता है, क्रिस्टल यूरिया करा देती है ना, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम करा देती है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस करा देगी, कर्निक टेरस करा देती है और हिमोलिसिस करा देती है, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया जो G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स हैं उनमें हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देती है। तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनामाइड्स की। जैसे मेन मिनरल कोर्टिकोड कौन सा होता है ह्यूमंस में, सीरोटोनिन है, कोर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है या एंड्रोजन है। मेन मिनरल कोर्टिकोड्स जो होता है उसमें आपका क्या आता है, एल्डोस्टेरोन आता है। मिनरल कोर्टिकोड में क्या आ जाएगा आपका, एल्डोस्टेरोन आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो अभी हमने देखा था किडनी में जो एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो सुप्रारेनल ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड, तो उसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, कोर्टेक्स, क्योंकि मेडुला से तो एड्रिनल नोर एड्रिनल रिलीज होते हैं, है ना। और जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है उससे आपने पढ़े थे ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरल कोर्टिकोड, सेक्स स्टीरोइड्स। तो वही ये मिनरल कोर्टिकोड है जिसमें एल्डोस्टेरोन आता है। नेक्स्ट देखो, अ ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, है ना। एक ड्रग जिसकी हाई एफिनिटी है रिसेप्टर्स के लिए और हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, उसे क्या कहोगे भाई, रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी भी ज़्यादा है और उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। वो क्या है भाई, एगोनिस्ट होगा, एंटागनिस्ट होगा, इनवर्स एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट। तो भाई इसको क्या कहोगे आप, एगोनिस्ट कहोगे, फुल एगोनिस्ट होता है ये ना।
तो इसकी क्या है, हाई एफिनिटी होती है और हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। तो ये हमारा क्या होता है, एगोनिस्ट होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। तो देखो एफिनिटी का मतलब होता है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी को ही तो क्या कहते हो, एफिनिटी कहते हो ना। एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर इज नोन एज एफिनिटी। और जो बच्चों इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, तो इसको क्या कहते हो, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हो, है ना। तो देखो ये जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी की रेंज होती है ये होती है आपकी 0 से 1 होती है, ठीक है। तो एगोनिस्ट जो होते हैं उनकी एफिनिटी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मतलब कि 0 से 1 है तो मैक्सिमम कितनी होगी, 1 हो गई। और जो एंटागनिस्ट होता है उनमें एफिनिटी तो होती है, रिसेप्टर से बाइंड तो करेंगे, बट उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है एंटागनिस्ट की। पार्शियल एगोनिस्ट में एफिनिटी होती है और सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, एफिनिटी होता है, उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी माइनस में होती है, -1 होती है, वो इनवर्स एगोनिस्ट है ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई पेरेंटल रूट में कौन सा नहीं आता, आपने ये बताना है। पेरेंटल रूट में कौन सा नहीं आएगा, देखिए इंट्राथीकल आता है पेरेंटल में, सबक्यूटेनियस भी आएगा, है ना, इंट्रावीनस आएगा, इंट्राडर्मल आएगा, सारे पेरेंटल में आते हैं, बट रेक्टल सपोजिटरी जो है पेरेंटल में नहीं आएगा ना। ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल एजेंट। इनमें से एंटीवायरल ड्रग कौन सा है ये आप लोगों ने बताना है। नैल्फिनाविर है, लिंकोमाइसिन है, निमोराजोल, आइसोनियाजिड है। तो एंटीवायरल ड्रग है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा नैल्फिनाविर। ये क्या है आपका, एंटीवायरल ड्रग में आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन एक बार देख लो कौन कौन सी है जो एंटीवायरल ड्रग है, मतलब एंटीवायरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इसमें देखियो आपकी एक तो होती है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली ड्रग होती है, जिसमें क्या क्या आता है, इडोक्सियूरिडिन आता है ना। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसमें क्या क्या आता है, इडोक्सियूरिडिन आता है, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जैनसिक्लोविर, फोस्कारनेट आता है। फिर एंटी रिट्रोवायरस में आपका एनआरटीआई और एनएनआरटीआई एंड न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जिडोव्यूडिन, डाइडानोसिन, जैलसिटाबिन, स्टैबुडिन, लैमिविडिन, अबेकाविर। और जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में END से 3 ड्रग बताती हूँ, है ना, आपके कौन कौन सी है, ये है नेविरापिन, इफाविरान, जो डिलावेडिन आती है। प्रोटीएज इनहिबिटर में हम रिंसल से याद रखते हैं ना, प्रोटीएज इनहिबिटर। ओके, तो इसमें तो कौन कौन सी है, रिटोनाविर है, इंडिनाविर है, नैल्फिनाविर है, साक्विनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर। तो नैल्फिनाविर इसमें से लिखा हुआ था अभी जो आपको ऑप्शन में दिया था ना, नैल्फिनाविर, तो ये प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है। और जो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस है इसमें अमेंटाडिन, डिमेंटाडिन आता है। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में रिबाविरिन, लैमिविडिन, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल, इंटरफेरोन अल्फा आता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिग्मिन किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करोगे, तो भाई नियोस्टिग्मिन कहाँ पढ़ा आप लोगों ने, जो एंटीकोलिनेस्टेजेस होते हैं ना, एंटीकोलिनेस्टेजेस जो होते हैं, जो क्या करते हैं, कोलिनेस्टेज एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट कराते हैं, है ना, कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं। तो कोलिनेस्टेज एंजाइम क्या कराता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा था, तो एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो मतलब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा देते हैं। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी इनको बोलते हो, है ना। तो नियोस्टिग्मिन जो है ये वहाँ पर आता है। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में आपका पढ़ते हो आप, जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस तो उसमें कार्बामेट्स जो होते हैं ना, उसमें फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन आता है और एक्रेडिन में टैक्रिन आता है ना, ठीक है। तो ये वहाँ पर आता है। तो ये किस में यूज़ करते हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, मायसीनिया ग्रेविस में, स्ट्रोक में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। तो मायसीनिया ग्रेविस जो होता है ना ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, तो इसमें ना आपके ये जो है नियोस्टिग्मिन यूज़ किया जाता है। एंटीकोलिनेस्टेज जो होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो मायसीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो इसमें ड्रग यूज होते हैं, नियोस्टिग्मिन होगा, पाइडोस्टिग्मिन हो गया। जैसे एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर, तो एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन अभी हमने देखा। तो एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर वाली कौन सी ड्रग थी, क्विनीन है, आर्टिमिसनिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, साइक्लोग्वानिल। तो हमारा जो आर्टिमिसनिन जो होता है ना, ये इसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर होता है ना। किलर किलियानी टेस्ट स्पेसिफिक है किसके लिए, किलर किलियानी टेस्ट जो होता है हमारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। कैस्केरोसाइड, प्रोनासिन तो आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। लिनामेरिन भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है जो लिंसिड में होता है। तो डिजिटॉक्सोज जो होता है डीऑक्सी शुगर होता है, जिसके लिए आपका जो है किलर किलियानी टेस्ट होता है डिजिटॉक्सोज के लिए। ओके,
नेक्स्ट है कुर्चीज। तो भाई कुर्ची क्या है ये आप लोगों ने बताना है। देखिए सैपोनिन जो है अल्कलॉइड्स दिया है ना, तो सैपोनिन तो आप ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो, है ना। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आपका ओपियम, क्यूरारे, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस ये सब आता है। इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें एर्गोट आ जाएगा, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका और विनका ये आते हैं। बचा का स्टीरोइडल अल्कलॉइड। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कुर्ची किस में आता है हमारा, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें VAK से मैं आपको ड्रग बताती हूँ, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची आता है। तो देखो इसमें जो है आंसर तो ऑप्शन डी हो गया बच्चों। तो एक बार स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स कौन कौन से हैं एक बार देख लो, है ना। देखो स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स जो होते हैं इसमें विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, मैंने आपको 3 ड्रग बताए हैं। तो विराट्रम जो होता है भाई इसमें ये जो होता है वाइट एंड ग्रीन हेलीबोर होता है, तो इसका सोर्स है ड्राइड राइजोम ऑफ विराट्रम एल्बम, विराट्रम विरिडी। विराट्रम की फैमिली वही है जो आपकी अलो की होती है, स्क्विल की होती है, कौन सी, लिलिएसी। ओके, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में विराट्रम में क्या है, जर्मीडीन और प्रोटोविराट्रिन A and B होता है। इसका यूज़ क्या है, हाइपोटेंसिव होता है, कार्डिक डिप्रेसेंट होता है विराट्रम। फिर अश्वगंधा जो होता है इसको विंटर चेरी भी कहते हो। इसका सोर्स है ड्राइड रूट ऑफ विदाना सोमनिफेरा सोलेनेसी फैमिली है। अश्वगंधा का सोर्स है मतलब केमिकल कॉन्स्टेंट विदानिन, सोमनिफेरिन, विदानोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिडेटिव होता है और ऑल्सो एज एंटी रोमैटिक भी होता है। कुर्ची का सोर्स होता है, कुर्ची की बार्क यूज होती है, होलारहिना एंटीडाइसेंट्रिका। कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी है। कुर्ची में कोनासिन और आइसोकोनासिन प्रेजेंट है और कुर्ची एंटी अमीबिक होता है। कुर्ची की एंटी अमीबिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इस कोनासिन की वजह से ही होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना था, अभी एक एग्जाम में आया हुआ था कि भाई कुर्ची का जो एंटी अमिटिक इफेक्ट है ना, एंटी अमिटिक एक्शन है, तो उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, तो ये कोनासिन था उसमें। ओके, समझ आया। नेक्स्ट है मिर कंटेन। तो मिर में क्या है भाई, गम है, अल्कलॉइड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड है। तो मिर में क्या प्रेजेंट है ना। तो मिर जो होता है भाई इसमें देखो मिर जो है हमारा ओलियो गम रेजिन्स में मैं आपको गूगल मिर एसाफोइटिडा 3 ड्रग बताती हूँ, है कि नहीं। तो वहीं पे मिर आता है। मिर में क्या है हमारे जो है ओलियो गम रेजिन्स प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा गम प्रेजेंट है, अल्कलॉइड, प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइड्स में नहीं आती, ये गम्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। रेजिन्स की ड्रग में आते हैं ना, तो ओलियो गम रेजिन्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गम प्रेजेंट है मिर में। तो भाई मिर का सोर्स होता है हमारा कोमिफोरा मोलमोल होता है, मिर की फैमिली बर्सेरेसी होती है और मिर के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे ना उसमें कोमिफोरिक एसिड जो हमारा मिर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, देखो सना बिलोंग्स टू द फैमिली। तो बच्चों सना की फैमिली आप लोगों ने बतानी है कि सना की फैमिली क्या होती है ना। तो लेग्यूमिनोसी दे रखा है, बर्सिनेसी दे रखा है, रैमनेसी, स्क्रोफुलेरियसी। सना देखो हमारी एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें आपका सना, अलो, रुबार, कैस्केरा है ना, ये सब आते हैं। तो देखो सना जो होता है, सना जो है इसकी फैमिली कौन सी होगी, लेग्यूमिनोसी, बर्सिनेसी। देखिए सना की फैमिली ऑप्शन ये हो जाएगा लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, बाकी रैमनेसी, रैमनस पर्शियाना, कैस्केरा की होती है। कैस्केरा जो होता है रैमनस पर्शियाना, रैमनेसी फैमिली होती है। स्क्रोफुलेरियसी आपका डिजिटालिस की होती है ना। तो आंसर तो हो गया आपका लेग्यूमिनोसी। तो सना जो है ये इंडियन सना होता है और एक आपका क्या होता है अलेक्जेंडर सना होता है ना, अलेक्जेंड्रियल सना। इंडियन सना होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया और अलेक्जेंड्रियल सना होता है केशिया एक्यूटिफोलिया, ध्यान रखना है ना। और फैमिली आपकी लेग्यूमिनोसी हो गई, इसमें सैनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और सना परगेटिव होता है। नहीं तो नेचुरली अक्रिंग कार्बोनेटिव बताना आप लोगों ने कौन सा है। एसाफोइटिडा जो होता है ये ओलियो गम रेजिन्स में ही मैंने 3 ड्रग बताई, गूगल मिर, एसाफोइटिडा, तो वही एसाफोइटिडा है ये, है ना। फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, डेविस डंग इसका सिनोनिम होता है, कार्बोनेटिव हमारा एसाफोइटिडा ही होता है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। डेविस डंग सिनोनिम है और एसाफोइटिडा का ओलियोगम रेजिन्स में आता है और फिरूला फोइटिडा सोर्स हो गया। ठीक है, हिंग इसको बोलते हो एसाफोइटिडा को, एज अ कार्बोनेटिव यूज होता है। अशोका भाई टैनिन्स की ड्रग है, अशोका और अर्जुना किसकी ड्रग है, टैनिन्स की ड्रग है, अशोका और अर्जुना, है ना। अशोका जो है आपके कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है और अर्जुना आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। अर्जुना का सोर्स है टर्मिनेलिया अर्जुना, कोम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। अशोका का सोर्स होता है जो कंडेंस्ड टैनिन में सराका इंडिका, है ना, और लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला होता है। अगार जो है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है जिलेडियम अमनसी से। ओके, तो इसका आंसर समझ आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट तो ये सफोटिडा के बारे में लिखा हुआ है, डेविस डंग कहते हो इसको, फिरूला फोटिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में रेजिन्स, गम और वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। ऐसा रेजिलोटेनोल प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बोनेटिव होता है। नेक्स्ट देखो
विच क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक, कौन सी क्रूड ड्रग है जो एज अ डायूरेटिक यूज होती है? कोल्चिकम है, टीरोकार्पस, पुनर्नावा, पिक्रोरहिजा। तो डायूरेटिक हमारा पुनर्नावा होता है। एक तो आप बच्चों को गोखरू पढ़ते हो, डायूरेटिक होता है, पढ़ते हो ना गोखरू, क्या होता है? डायूरेटिक होता है। पुनर्नावा बोरहाव या डिफ्यूजा इसका सोर्स होता है, और निक्टेजिनेसी फैमिली होती है, निक्टेजिनेसी। और होगवीड इसका सिनोनिम होता है, होगवीड, ठीक है। और पुनर्नावा डायूरेटिक होता है, ध्यान रखना है। कोल्चिकम जो है इसमें कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हो। कोल्चिकम एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है ना। और कोल्चिकम ऑटोमिनल सोर्स है। कोल्चिकम की फैमिली लिलिएसी, जो आपने विराट्रम की भी देखी है, अभी आपके अलो की होती है, स्क्विल की होती है ना, लिलिएसी फैमिली। टीरोकार्पस जो आपके कंडेंस्ड टेनिस में आता है, टीरोकार्पस मार्सूपियम, लेगुमिनोसी फैमिली होती है टीरोकार्पस की, ठीक है। और पिक्रोरहिजा जो है, पिक्रोरहिजा कुरोआ इसका सोर्स होता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंगिंग टू रूबिएसी फैमिली। भाई रूबिएसी फैमिली कौन सी ड्रग की आप लोगों ने बताना है ना, रूबिएसी। तो जैसे कि एक तो आपके पेल कटेचु की रूबिएसी फैमिली होती है, आईपीकैक की फैमिली रूबिएसी होती है ना, कॉफी की फैमिली रूबिएसी होती है। तो इसमें से कौन सी ड्रग की है भाई, है ना? तो सिनकोना, सिनकोना जो है बच्चों किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है सिनकोना। और QCC से बता रखा है, सिनकोना और कैम्टोथिका, ठीक है। तो सिनकोना का सोर्स पढ़ते हो, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनाली, सिनकोना सक्सीरूब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना। सिनकोना की फैमिली रूबिएसी याद रखना। नक्स वोमिका जो है भाई इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, स्टेक्नोज नक्स वोमिका सोर्स है, और इसकी फैमिली लोगेनिएसी होती है नक्स वोमिका की। इसमें स्ट्रैक्निन और बूसिन प्रेजेंट होता है। नक्स वोमिका CNS स्टिमुलेंट होता है, बिटर स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है। एफेड्रा जो है ये भी अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है ना। और एफेड्रीन जो होता है ब्रोंकोडाइलेटर होता है। इर्गोट आपका इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो आंसर समझ आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो हिडनोकार्पिक एसिड है ना, तो किसमें प्रेजेंट है? देखो कैस्ट्रोल जो होता है रिसिनस ऑयल होता है, रिसिनस ऑयल है ना, रिसिनस कम्युनिसिफोरबिएसी फैमिली होती है, इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है कैस्ट्रोल में, ठीक है। फिर शार्क लिवर ऑयल दिया है जिसमें विटामिन ए होता है। कोड लिवर ऑयल विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए याद रखते हो। चोलमुगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हो, तो इसी से आंसर निकल के आ गया। हिडनोकार्पिक एसिड चोलमुगरा ऑयल में ही प्रेजेंट है। चोलमुगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हो। चोलमुगरिक एसिड होता है चोलमुगरा ऑयल में। चोलमुगरिक एसिड भी जो एंटी लैप्रोटिक होता है, क्या होता है? एंटी लैप्रोटिक होता है चोलमुगरिक एसिड। तो चोलमुगरा ऑयल का यूज पढ़ते हो, एंटी लैप्रोटिक होता है। लेमन ग्रास ऑयल भाई इसका सोर्स है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस और सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस, ग्रामिनी फैमिली होती है। भाई लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल बच्चों प्रेजेंट है। सिट्राल से बीटा आयनोन बनता है। बीटा आयनोन जो हमारे विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए एज अ प्रिकर्सर यूज होता है। तो लेमन ग्रास ऑयल का सिट्राल बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आप लोगों को क्लियर है, चोलमुगरा ऑयल है ना। चोलमुगरा ऑयल हिडनोकार्पस ऑयल, सोर्स है हिडनोकार्पस बेशियाना है ना। और फ्लेकोट्रेसी फैमिली है। शार्क लिवर ऑयल का सोर्स क्या? हाइपोप्राइन ब्राविरोस्टिस होता है, विटामिन ए होता है शार्क लिवर ऑयल में। कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है। कैस्ट्रोल जो है रिसिनस ऑयल, रिसिनस कम्युनिसिफोरबिएसी फैमिली होती है कैस्ट्रोल की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैंडबेन। बच्चों हैंडबेन किसे कहते हो? देखो बच्चों ये तो हैंडबेन है और एक हैंसेन होता है। हैंसन डिजीज जो होती है ये आप लेप्रोसी को कहते हो। किसको कहते हो? लेप्रोसी को। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जिसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, वो तो लेप्रोसी को हैंसन कहते हो। दिस इज हैंडबेन, ये सिनोनिम होता है आपके ट्रोपेन अल्कलॉइड्स वाली में। एक ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की ड्रग है कौन सी? हायोसाइमस का सिनोनिम होता है हैंडबेन, ठीक है। बेलाडोना भी आपके ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में, इसको डेडली नाइट शेड लीफ कहते हो, डेडली नाइट शेड लीफ कहते हो। एकोनाइट है, बाकी रुबार्ब दिया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की ड्रग लिखी हुई, एक बार इनको रिवाइज कर लो। देखो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोसिया, कोका ये ड्रग आती है। तो बेलाडोना का सिनोनिम डेडली नाइटशेड लीफ होता है। तो बेलाडोना का सोर्स है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ एट्रोपा बेलाडोना सोलोनेसी फैमिली। सारा का सारा ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी एक्सेप्ट कोका जिसकी रिथ्रोजाइलेसी होती है, ध्यान रखना है। तो बेलाडोना में एल हायोसाइमिन और ट्रोपिन प्रेजेंट है, एंटी कोलिनर्जिक होता है, एंटी स्पास्मोडिक होता है, ध्यान रखना है। धतूरा का सोर्स है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ धतूरा मीटल फेस्टियोसा और सोलोनेसी फैमिली, वही सभी की बतानी है आपने। सोलोनेसी स्कोपोलामिन हायोसाइमिन एट्रोपिन प्रेजेंट है, एंटी कोलिनर्जिक होता है, डिओड्रेनल अल्सर में यूज करते हो धतूरा को। स्ट्रामोनियम का सिनोनिम थोर्न एप्पल लीव्स होता है। सोर्स है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ धतूरा स्ट्रामोनियम सोलोनेसी फैमिली। एल हायोसाइमिन हायोसिन एट्रोपिन प्रेजेंट, एंटी कोलिनर्जिक होता है, मिड्रियाटिक होता है, कंट्रोल करता है मोशन सिकनेस को, ठीक है। हायोसाइमस जो हैंडबेन होता है,
इसका सोर्स हायोसाइमस निगर होता है, सोलेनेसी फैमिली है। एल हायोसाइमिन और हायोसिन प्रेजेंट है, एंटीकोलिनर्जिक और एंटीस्पास्मोडिक होता है भाई। डिबोसिया मायोपोरोइड्स सोलेनेसी फैमिली, स्कोपोलामिन होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। कोका का सोर्स क्या है? ड्राइड लीव्स ऑफ इरिथ्रोजाइलोन, कोका इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली होती है। कोकेन सिनेमाइल कोकेन अल्फा ट्रुक्सीलाइन प्रेजेंट है, लोकल एनेस्थेटिक होता है भाई। हमारा कोकेन पढ़ा है ना लोकल एनेस्थेटिक में, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है, तो समझ आ गया। चलो भाई आगे चलो। इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, तो इंडोल सिंपल पता है आपको, अगर ये पता ना इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आते हैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको तो पता ही है बिकॉज आप मेरे बच्चे हो ना, तो आपको तो पता है इंडोल एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, नक्सवोमिक आता है, विनका आता है, ठीक है, याद रखो, आंसर निकल के बनेगा आपका भी। देखो सिनकोना और नक्सवोमिका, नक्सवोमिका तो आता है बट सिनकोना तो बच्चों हमारा क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता, काट दो। सिनेमोन और सिनकोना तो भाई ये भी नहीं बनेगा, है ना, सिनेमोन वोलेटाइल ऑयल्स में चला गया और आपका सिनकोना ये क्विनोलिन एल्कलॉइड का ड्रग है ना। फिर वस्का और आइपिकैक तो आइपिकैक तो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आएगा, वस्का क्विनाजोलिन में आएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या आंसर? ऑप्शन डी, नक्सवोमिका और रिवोल्फा दोनों के दोनों इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है कि नहीं। नक्सवोमिका तो आपका स्ट्रैक्नोज नक्सवोमिका लोगेनेसी फैमिली, रिवोल्फा सर्पेंटाइन आपोसर्नेसी फैमिली, दोनों इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग, क्लोव जो होता है ना, यूजिना कैरोफाइलेसियस मिर्टेसी फैमिली क्लोव की होती है, हिंदी में बोलते हैं लौंग, है ना। क्लोव ऑयल डेंटल एनाल्जेसिक होता है, वही क्लोव है। कौन सा टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट है? पैरासिटिक है, डायासिटिक है, इसमें एनोमोसिटिक है, या फिर आपके एनआइसोसिटिक है। क्लोव में कौन सा टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट है बताओ भाई। एक ट्रिक बता रखे कोल्ड बीएफ के नाम से, याद है? बिल्कुल याद है। क्लोव, ओपियम, ये एल्सेलोबेलिया होगा, इसमें डिजिटालिस होगा, ये बुच्चू फैनल ना, इन सब में बच्चों क्या है हमारे एनोमोसिटिक हो गए, है ना। तो क्लोव में हमने कौन से देखे थे भाई? कोल्ड बीएफ के नाम से ट्रिक है, ये हमारे एनोमोसिटिक स्टोमेटा की ही तो ट्रिक है बच्चों। आंसर तो हो गया ऑप्शन सी, है ना। पैरासिटिक, डायासिटिक, एनाइसोसिटिक के बारे में भी देख लो एक बार, आंसर तो लगा दो इसको, ऑप्शन सी आपने लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। तो एक बार बाकी के स्टोमेटा और देख लो कौन कौन से ड्रग में कौन कौन से स्टोमेटा है। पैरासिटिक या रूबिएसियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा हमारे होते हैं सेना और कोका में, पैरासिटिक, रूबिएसियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है। डायासिटिक, कैरियोफाइलेसियस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा होता है पिपरमिंट, स्पीयरमिंट एंड वसका में, ठीक है। एनाइसोसिटिक या क्रूसीफेरस या अनिक्वल सेल्ड स्टोमेटा होता है बेलेडोना, धतुरा एंड स्ट्रामोनियम में। एनोमोसिटिक, रैनिनकुलेसियस या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा होता है बुच्चू, ये जो मैंने आपको बताई कोल्ड बीएफ के नाम से ना, बुच्चू, डिजिटालिस, लोबेलिया, क्लोव, ओपियम एंड फैनल, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। भाई बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है? कैस्केरा, बिल्कुल एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, आंसर तो ऑप्शन ए ही बन गया। कैटेचू तो टैनिन्स में हो जाएगा, है ना। इसबगोल कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग में आ गई, है ना। प्लांटगो ओवाटा, प्लांटाजिनेसी फैमिली होती है, इसमें तो एल्डोबायोनिक एसिड पेंटोसन प्रेजेंट है ना। इसकी प्यूरिटी के लिए स्वेलिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इसबगोल का 10 to 14 होता है, प्लांटगो ओवाटा का और उसका जो अडल्ट्रेंट है प्लांटगो लैंसुलेटा उसका 5 होता है, जो स्वेलिंग फैक्टर होता है। पढ़ा ना सारा? बिल्कुल पढ़ा है। तो इसमें जो है जिलेटिन दे रखा, तो बच्चों आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन नटमग, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन। तो भाई लिंसिड में लिनामेरिन जो होता है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना। जैसे डी लिनालूल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डी लिनालूल, कार्डेमम, इलायची, एलिटेरिया कार्डेमोमम, है ना। जिंजिबरेसी फैमिली, अजवाइन, ट्रैकिस्पर्मम अमी, अजवाइन में थाइमोल प्रेजेंट होता है। फैनल, फोनिकुलम वल्गेर, अम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट है। कोरिएंडर, धनिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें 90% डी लिनालूल प्रेजेंट होता है भाई हमारे जो है कोरिएंडर में, धनिया में, ओके। नेक्स्ट है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर? 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है।
विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, हेमरेज हो जाता है। तो बस सिंपल पूछा तो यही हुआ है, कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराएगा ना, इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट। भाई एक्सेप्ट देख लेना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे ना इसको नहीं देखते, एक्सेप्ट को नहीं देखते। तो देखो 2 हो गया, 7 9 10, 7 नहीं दिया हुआ, उसकी जगह पे ये 3 दे दिया, तो ऑप्शन सी ही आपका एक्सेप्ट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियल सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, कोलुमनार, किसको कहते हो? पेवमेंट एपिथेलियम। तो जो सिंपल आपका स्क्वैमस जो होता है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम को ही पेवमेंट कहा जाता है। ऑप्शन तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव नर्वस होता है, मस्कुलर होता है ना। तो सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होती है ना। तो ये 4 टाइप्स का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में आपके एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस को ना पेवमेंट भी कहते हो। ठीक है, यही पूछा हुआ है आपसे। तो इसमें एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट सेल्स जो होती है, फ्लैट सेल्स की जो है सिंगल लेयर होती है, मतलब फ्लैट सेल्स की, है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लैट सेल्स होती है, सिंगल लेयर होती है मतलब फ्लैट सेल्स की। क्यूबॉइडल में मतलब क्या होगी, क्यूब लाइक सेल्स होगी, मतलब कि आपकी जो है क्यूब की लाइक, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होती है क्यूबॉइडल में, है ना। ये क्यूबॉइडल को क्यूबिकल एपिथेलियम भी कहते हो, इसमें क्यूब शेप की सेल्स होती है। कोल्यूमनार में कॉलम, ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होंगे, ऐसे 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 कॉलम नीचे यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पे कोल्यूमनार ऐसे सेल्स, ये होता है कोल्यूमनार एपिथेलियम। इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रेक्टेंगुलर होती है शेप में। फिर एक सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, जिसमें क्या होता है, जो कोल्यूमनार सेल्स होती है उनमें क्या होता है, सिलिया, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होता है, ये आपका सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो ये आपके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हो गए। तो पेवमेंट आपका सिंपल स्क्वैमस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 इज अदरवाइज नोन एज, फैक्टर नंबर 9 को और क्या कहोगे, क्रिसमस फैक्टर, हेगमैन, लेबाइल, स्टुअर्ट पावर। तो भाई फैक्टर नंबर 9 को तो क्रिसमस फैक्टर ही कहते हो ना, आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिसमस फैक्टर द फैक्टर नंबर 9। तो एक बार देख लो क्लोटिंग फैक्टरों के नेम्स लिख रखे हैं। फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जिसे टिश्यू फैक्टर भी कहते हो, 4 होता है कैल्शियम, 5 लेबाइल फैक्टर या प्रो असरलिन, 5 मतलब स्टेबल फैक्टर होता है, मतलब 7 होता है ये स्टेबल फैक्टर ना, 5 तो लेबाइल हो गया ना, और 8 वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर जो पूछा हुआ है, 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है सी, 12 हेगमैन और 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, जैसे मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द मायोकार्डियम, कार्डियम वर्ड जो है आपका हार्ट से रिलेटेड है कि नहीं, तो कहाँ प्रेजेंट होगा मायोकार्डियम, जो ये मसल टिश्यू है ये हमारा हार्ट में होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल है हार्ट। नेक्स्ट देखो, पावर हाउस ऑफ सेल, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मेन जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है भाई, सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एटीपी से आती है। तो एटीपी कहाँ बनते हैं भाई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में तो बनते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हो, आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, है ना। बाकी गोल्जी बॉडीज जो है जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है हमारे जो राइबोसोम्स में बनते हैं प्रोटीन वगैरह, तो इन सबको मतलब कि इनको पैकेजिंग का काम, पैकेज करके इनको ना ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है हमारे गोल्जी बॉडीज का। राइबोसोम्स को तो कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं राइबोसोम्स में। न्यूक्लियस भाई लार्जेस्ट सेल का ऑर्गेनल जो होता है ना वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये लिखा किसके बारे में हुआ है, ये गोल्जी बॉडी के बारे में लिखा हुआ है। देखियो कह रहे प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी अपैरेटस, है ना। जो प्रोटीन बनते हैं तो आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में होती है ना। तो यहाँ से प्रोटीन कहाँ जाता है, गोल्जी बॉडीज के पास जाता है, गोल्जी अपैरेटस के पास में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, उनकी पैकेजिंग होती है इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में, पैकेजिंग होती है उनकी, जिन्हें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहते हो। ठीक है, वेसिकल स्टोर होती है और जब उनकी जरूरत होती है ना, जहाँ पर भी जरूरत होती है, मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू विच प्रोटीन्स आर एक्सपोर्टेड। ओके, जैसे एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, भाई फीटस में जो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पर होती है ये बताना है। पोन्स, स्प्लीन, लिम्स या थाइमस, तो फीटस की बात हो रही है तो वहाँ पर स्प्लीन में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके,
मतलब व्हाट इज कॉल्ड टू ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस सच एज प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन। तो भाई देखो, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का जो काम है ना, वो हमारा ट्रांसपोर्ट जो करेगा वो गोल्जी बॉडी करता है ना, लेकिन प्रोडक्शन भी लिखा हुआ है इसमें। तो भाई देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एंड डिक्टियोसोम्स है, वैक्यूल्स है या वेसिकल्स है। तो भाई प्रोड्यूस प्रोटीन का प्रोडक्शन जो होता है वही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना, क्योंकि जो हमारा रफ ईआर होता है, मैंने बताया आपको, उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो उनमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इसका आंसर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ऑप्शन ए 1। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ जो ईआर होता है ना, उसमें लिपिड्स की सिंथेसिस होती है और स्टीरॉयड हार्मोन्स की, है ना, ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। और रफ ईआर जो होता है उसमें राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। रफ में मतलब कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, तो इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका नाम रफ जो होता है राइबोसोम्स की वजह से ही है ना। तो कह रहे दीज आर साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम सेल्स, दैट इज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स दैट पास आउट ऑफ देयर पेरेंट सेल टू बी यूज्ड बाय अदर सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो ये जो है राइबोसोम्स बनेंगे रफ में, और स्मूथ में लिपिड्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ESR स्टैंड्स फॉर, सिंपल ESR का आपने फुल फॉर्म बताना है ना, क्या है। ई से क्या होगा, इरिथ्रोसाइट होगा, इमल्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स या एस्टिमेट। तो भाई ई से इरिथ्रोसाइट होगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ESR, है ना। मतलब देयर आर डैश नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन बॉडी में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, भैया आप लोगों ने बताना है सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है। तो भाई देखो 7, 10, 5 या 9, तो टोटल कितनी वर्टिब्री होती है हमारी, तो सर्वाइकल कितनी होती है, C7 होती है ना। थोरैसिक 12, लंबार 5 होती है ना। और सैक्रल जो होती है भी 5 होती है, और कोकिक्स 4 है ना। तो सैक्रल की 5 फ्यूज होके एक बन जाते हैं, कोकिक्स की 4 फ्यूज होके एक बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी हो गई, ऑप्शन ए हो जाएगा 7 होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कितनी बोन्स होती है ह्यूमन बींग्स में, कितनी हड्डियां होती हैं, 601, 106, 206, 602, 206, 206 टोटल हड्डियां। ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कितनी बोन्स होती है, 206 होती है, ऑप्शन सी। मतलब पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग दैम इज नोन एज, है ना। प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आप लोगों से पूछा हुआ है। तो सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, जिसका मतलब टेक 2 या यू टेक 2 टेक ये सब होता है। तो डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आपका आता है सब्सक्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, आई से इंस्क्रिप्शन, आई से इंग्रेडिएंट। सिग्नेचरा में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है। इसका आंसर सही है, ऑप्शन 3। ना सर, ए टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू, 1 टेबल स्पूनफुल में कितना ml होता है, 1 टेबल स्पूनफुल। 1 टी स्पूनफुल में 4 ml होता है या 5 ml, जो भी ऑप्शन में मिले। डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है, और 1 फ्लूडाउंस होता है ना, उसमें 30 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, रेडिएशन स्टरलाइजेशन या गैस स्टरलाइजेशन। तो मिल्क के लिए बच्चों क्या पढ़ते हो, पास्चुराइजेशन पढ़ते हो, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बाकी जो आपका मोस्ट स्टरलाइजेशन होता है उसमें आपका ऑटोक्लेविंग आता है, मोस्ट स्टरलाइजेशन में, जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव यूज़ करते हो, है ना। बाकी रेडिएशन स्टरलाइजेशन है और गैस स्टरलाइजेशन। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट्स, है ना। तो अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स के लिए कौन सा जो है फिलर यूज़ नहीं करोगे, कौन सा जो है डाइल्यूएंट, फिलर्स डाइल्यूएंट को ही तो फिलर बोलते हो, कौन सा डाइल्यूएंट यूज़ नहीं करोगे। डाइकैल्शियम फोस्फेट, MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, स्टार्च है, लैक्टोज। भाई लैक्टोज को यूज़ नहीं करोगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। मिलियार्ड रिएक्शन कोज करा देता है ना, डिसकलरेशन हो जाता है टैबलेट का, ओके। नेक्स्ट, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हो, ब्लूम स्ट्रेंथ, है ना। लैक्टोज के लिए, एम्पॉल्स के लिए हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स, जिलेटिन। तो हमारा जो जिलेटिन के लिए होता है ब्लूम स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फिल्म फॉर्मर। तो नेल पॉलिश में फिल्म फॉर्मर जो होता है ना, वो कौन सा होता है, नाइट्रोसेलुलोज होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एस्टेट, थैलेट। थैलेट वाले तो बच्चों आपको पता ही है एंटेरिक पॉलीमर होते हैं, कैप से सेलुलोज एस्टेट थैलेट जो होते हैं। तो ये नाइट्रोसेलुलोज जो होता है हमारा फिल्म फॉर्मर होता है, ओके।
नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स। तो आर एक्स का मतलब मैंने आपको बताया सुपरस्क्रिप्शन में आता है। आर एक्स का मतलब टेक दो, यू टेक, टू टेक, क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें आपको टेक दो दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज, है ना। तो फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर, तो ये होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन फिल्टर, जो बने होते हैं सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। ओके, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। तो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताना है जिसमें जो आपके पाउडर क्रूड ड्रग है उसको रखते हो सुटेबल सॉल्वेंट के साथ में और सुटेबल टाइम के लिए रख देते हो। पर्कुलेशन में करोगे ऐसा, डिकॉक्शन में करोगे, मैसिरेशन में, रिजर्व्ड पर्कुलेशन में। तो किस में करते हो भाई? ये मैसिरेशन में होता है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लैटिन टर्म यूज फॉर एट बेड टाइम, एट बेड टाइम, अल्टरनीस, ओरीज, हैकनोक्टे, ओरा या ओरा सोमनी। तो ओरा सोमनी होता है एट बेड टाइम। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज इन गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन का जो गैसेस मेथड जो होता है ना, गैसेस मेथड में कौन सा केमिकल यूज करोगे? इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्रिसोल, फिनोल। तो गैसेस में इथाइलिन ऑक्साइड यूज किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। तो एंगल ऑफ रिपोज इसके लिए यूज किया जाएगा जिसमें कि tan थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय रेडियस होता है ना एंगल ऑफ रिपोज के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो हैमर मिल का प्रिंसिपल बच्चों आप लोगों ने बताना है। कटिंग होता है, इम्पैक्ट होता है, कंप्रेशन या एट्रिशन। तो बच्चों हैमर मिल जो होता है ना, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शियरिंग होता है। ओके, सारे याद रखना। नहीं तो ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग एक ही बात है ना। टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर जो होता है ना बिलो द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के बिलो होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच ईयर। तो आईपी का फर्स्ट एडिशन तो आपको पता है 1955 है। बीपी का और याद कर लो क्या दे रखा है, ऑप्शन देख लो। तो 1864 होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। भाई पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बच्चों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होता है। तीनों देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में दे रखे हैं, पढ़ लो इनको। तो नोट पूछा तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हो गया, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। ये पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में नहीं आते, बाकी तीनों आते। ओके, नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन, है ना। शेड्यूल एच में पता ही है आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए शेड्यूल FF आता है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए शेड्यूल F2 आ जाएगा। और अम्बलिकल टेप्स की बात होती है तो F3 आता है। अम्बलिकल टेप्स। ओके, ऑप्शन डी हो गया F2। शेड्यूल S रेफर्स टू, एस किसके लिए है? स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल V आता है। कॉस्मेटिक्स के लिए S हो गया। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए O हो गया। बचा क्या? ऑप्शन जो है, हाँ मतलब कि बता दिया ना ऑप्शन बी। और बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्शन मतलब कि शेड्यूल सी हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस हो गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गिव स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए। सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स हो गए, बाकी एफ दे रखा है डी आर। तो मैं कंट्रासेप्टिव्स के लिए ऑप्शन डी होगा, शेड्यूल आर, है ना। और डी में होती है ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो ड्रग जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके लिए आपका होता है के, शेड्यूल के। ओके, नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड। भाई ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 21 होता है। और ड्रग इंस्पेक्टर की पावर के लिए सेक्शन 21 होता है, 22 सॉरी, ये जो 22 है पावर के लिए। और प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन जो है सेक्शन 23 में आता है। तो आपसे पूछा ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट, आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 21। नेक्स्ट है
सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो क्या करती है, ड्रग और कॉस्मेटिक्स के जो सैंपल्स को एनालाइज करती है ना, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है भाई, CDLK बता रखा है आपको, कोलकाता आपने याद रखना है ना, ऑप्शन ए। सेंट्रल ड्रग CDRIL सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो कसौली याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सोलो डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड एक्स के रिटेल की बात हो रही है, और अगर होलसेल के तो भी देख लो। एक्स के रिटेल के लिए आपने एक्स के 20 याद रखना है ना। अब रिटेल की बात होगी तो 20 जो है आपका क्या हो जाएगा, एक में जी आता है एक में एफ आता है ना, पहले कौन सा आता है एफ, उसके बाद जी आता है ना, तो आपका जो है 20 जो है एफ हो जाएगा किसके लिए, रिटेल के लिए, और अगर होलसेल होता तो 20 जी होता, ठीक है। तो एक्स के रिटेल की बात करी है इन्होंने तो 20 क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है बच्चों, 20 सॉरी एफ हो गया ना, ऑप्शन ए, रिटेल की बात करें ना। अगर ये यहाँ पर रिटेल की जगह होलसेल होता तो आप 20 जी कह देते, अगर ये होलसेल होता तो। 21 कब होगा, जब होगा C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के जो है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात होगी, ए से रिस्ट्रिक्टेड मैंने आपको बता रखा है ना, C1 के रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए 21 ए होगा, और रिटेल सेल की बात होगी C1 के लिए तो 21 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के आप 5 चैप्टर पढ़ते हो, 1 में इंट्रोडक्शन आता है, 5 मिसलेनियस होता है, सेकंड जो होता है उसमें क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, फोर्थ में क्या आता है, फिफ्थ मिसलेनियस है ये। फर्स्ट में क्या आया, इंट्रोडक्शन आया है ना, सेकंड में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है किसका, डी टैब का, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इन सबका कॉन्स्टिट्यूशन आता है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 जो आपका आंसर हो जाएगा इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, और चैप्टर नंबर 4A होता है जो होता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी से रिलेटेड होता है, 4A जो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर समझ आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन, देख लो तो भाई मैजिक रेमेडीज एक्ट पास कब हुआ, जिसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो ना, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो बच्चों ये है 1954 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो बताओ पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है, तो शेड्यूल ओ आ जाएगा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए, जे इनक्यूरेबल डिजीज है ना, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए। नेक्स्ट है, एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू द क्लास ऑफ, हेक्सोकाइनेज कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, हेक्सोकाइनेज भाई ये जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है वहाँ पर एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज ही है, तो ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कराने का काम करता है, एक टाइप का क्या है, ट्रांसफरेज होता है ये, कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफरेज में आता है। बाकी ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज जो होते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं, है ना, तो ये वहाँ पर काम करेंगे, जैसे कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज एंजाइम होते हैं हमारे, है ना, जो हो गए डिहाइड्रोजिनेज हो गए, फिर आपके हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलेज में वाटर के प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होता है, और जो है लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करेंगे, जैसे DNA लाइगेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन, कोलाजन की बायोसिंथेसिस में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व है, टोकोफेरोल विटामिन E को बोलते हो, जो है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, बायोटिन दे रखा है जो विटामिन B7 भी से बोलते हो, पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, तो कोलाजन के लिए विटामिन C याद रखते हो, एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये क्या करता है, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। विटामिन C का स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज होता है, और विटामिन C जो है हमारा सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है। सारी बातें विटामिन के बारे में, विटामिन का वीडियो बना रखा है, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है, वो देख लेना बच्चों, ठीक है, सारा विटामिन उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। मतलब द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, भाई जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो उसमें आप पढ़ते हो मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज गैलेक्टोज ये सब आते हैं, है ना, डाइसैकेराइड होते हैं जैसे आपके लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज, है ना, फिर आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं, तो होमो होते हैं और हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड में सेम मतलब एक जैसे ही मोनोसैकेराइड मिलके बने होते हैं तो होमोपॉलीसैकेराइड,
होमोपॉलीसैकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, है ना। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में होते हैं आपके, तो इसमें से कौन सा हेटेरो में, स्टार्च, ये ग्लाइकोजन, सेलुलोज तो होमो में आ गए, होमोपॉलीसैकेराइड में। हाई एलोरोनिक एसिड आपका हेटेरो में आता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, सारे के सारे इसेंशियल है एक को छोड़ के। भाई ये ट्रिक आपने याद कर रखी है, प्राइवेट टीम होल वाली, आपको याद है, मुझे पता है। ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायर्स, है ना, नेवर टायर्स, टायर्स मतलब टायरोसिन नहीं आता आपका इसेंशियल में। कह रहे सारे इसेंशियल एक को छोड़ के, तो देखो टायरोसिन दे रखा है, तो मैंने अभी आपको इस ट्रिक में बताया, है ना। ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायर्स, प्राइवेट टीम होल, ये तो इसको डिकोड कर लो, पी से फिनाइल एलिन, वेलाइन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, सारा ये अब कर लो। तो इसमें टायरोसिन नहीं आता बच्चों, ठीक है, ये नॉन इसेंशियल में आता है। बाकी ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलिन इसेंशियल में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट विच विटामिन है टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, भाई ऐसा कौन सा विटामिन है इसमें टेरिडीन रिंग है। ये टेरिडीन रिंग जो हमारा ये मिथोट्रिक्सेट में भी होता है ना, तो वही है टेरिडीन रिंग। फोलिक एसिड दिया है, बायोटिन दिया है, पेंटोथेनिक एसिड है, राइबोफ्लेविन। तो भाई हमारा जो फोलिक एसिड होता है ना, इसमें ना टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट डैश इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो भाई देखो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 या 8% सोल्यूशन को क्या बोलते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हो बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लो, ऑप्शन ए में दे रखा है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ, भाई एंटी डैंड्रफ कौन सा होता है याद रखना। भाई जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना बच्चों, इनके यूज़ ना आपको पता होना चाहिए, कौन सा किसके लिए यूज़ हो रहा है। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन उठ के आ जाता है यहाँ से, कौन सा भाई एंटी डैंड्रफ है, कौन सा मतलब जो हमारा डेंटल केयर्स को प्रिवेंट करने के लिए होता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कौन सा, प्रोटेक्टिव कौन सा, एड्सॉर्बेंट कौन सा है। तो इनके ना यूजेस आपको पता होने चाहिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। एंटी डैंड्रफ के लिए सिलिनियम सल्फाइड पढ़ते हो, तो ऑप्शन ए में ही आपको दे देगा सिलिनियम सल्फाइड, है ना। बाकी ये सल्फर है, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, टिटेनियम डाइऑक्साइड तो आपका ओपेसिफायर होता है ना, ऑप्शन ए हो गया ना। नेक्स्ट देखो सॉल्ट यूज इन एक्सरे स्टडीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो बेरियम सल्फेट होता है इसके लिए, बेरियम मील भी इसको बोलते हो, BaSO4, है ना, फॉर्मूला भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज परफॉर्म्ड, इसका ऐसे के लिए H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऐसे के लिए भाई कौन सा टाइट्रेशन यूज़ करोगे, डायजोटाइजेशन जिसमें NaNO2 हमने डाइल्यूट HCl में देखा था ना, नॉन एक्वस जिसमें वाटर नहीं होगा वो नॉन एक्वस, न्यूट्रलाइजेशन या रिडॉक्स, तो भाई रिडॉक्स में से करेंगे इसका, जो H2O2 का जो ऐसे परफॉर्म करना है उसका रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज़ करेंगे। जैसे सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू क्योर, तो फ्लोराइड जो होता है ना, जो सोडियम फ्लोराइड हो गया, स्टेनस फ्लोराइड हो गया, है ना, तो भाई हमारे डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो डेंटल कैरीज के क्योर के लिए यूज़ करोगे, ऑप्शन डी के लिए। जैसे टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, भाई सिफिलिस एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है STP से बता रखा ट्रिपोनिमा पैलिडियम। अब भाई ट्रिपोनिमा पैलिडियम आपको याद है, आपका आंसर बन गया ट्रिपोनिमा दे रखा, ऑप्शन डी। बस इन्होंने क्वेश्चन बड़ा बना दिया, टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, बच्चा देख के घबरा जाए। तो भाई जो आपका ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो होता है ना बच्चों, ये एक टाइप का स्पायरोचीट स्पायरल बैक्टीरिया होता है, स्पायरोचीट होता है एक टाइप का, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया की शेप पढ़ते हो, बैसिलस होते हैं, रोड शेप के होते हैं, कोकाई स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप, तो स्पायरोचीट से स्पायरल होते हैं। तो वो आपका सिफिलिस का जो कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है ना, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो एक स्पायरोचीट बैक्टीरिया है वो, है ना, शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हो गया। नहीं सर स्फेरिकल शेप, फिर से वही पूछ लिया, स्फेरिकल पूछ लिया आपसे, है ना, तो बैसिलस तो आपके रोड शेप के होते हैं, तो ऐसे ही मतलब कि ये ऐसे ये रोड शेप हो गया ना, कोकाई स्फेरिकल होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पायरोचिट वही स्पायरल, जैसे कि सिफिलिस का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने देखा विब्रियो कोमा शेप, जो आपका विब्रियो कोलेरा जो होता है, कोलेरा का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म, ओके। जैसे विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, भाई टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ते हो, टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, है ना। तो टाइफॉइड जो होता है इसके लिए हमारा कौन सा टेस्ट आता है ये आप लोगों ने बताना है। तो इसके लिए बच्चों हमारा आता है विडाल टेस्ट आता है टाइफॉइड के लिए, है ना। तो बाकी डिक टेस्ट दिया है, शिक टेस्ट, टाइन टेस्ट, है ना। तो टाइफॉइड के लिए बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विडाल टेस्ट, है ना। तो टेस्ट का वीडियो बनाया हुआ है वो, उसमें से आप देख लेना एक बारी।
हिपेटाइटिस इज तो क्या है भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोअल है, फंगल है, वायरल है। तो हिपेटाइटिस एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज बाय रिकेट्स। रिकेट्स से कौन सी डिजीज कोज नहीं होती? ट्रांच फीवर, क्यू फीवर, टाइफस या काला आजार। तो काला आजार जो है ये लशमानियासिस होता है, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, लशमानिया डोनोवैनी होता है। तो एक टाइप का लशमानियासिस है ये ना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। रिकेट्सिया कोज नहीं कराते। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स फिर से वायरल डिजीज है, वेरिसिला जूस्टर वायरस जो इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है ना। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बता दो, इसमें से क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन है। तो 14 to 21 डेज होता है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन नहीं है, तो पोलियो की वायरल होती है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज ही है, तो वायरल वैक्सीन होगी। रुबेला की भी वायरल है, तो बीसीजी बैक्टीरियल वैक्सीन है। बी से बीसीजी, बी से बैक्टीरियल, तो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी आता है। बैसिलस ऑफ कालमेटन ग्वेरिन है ना, ऑप्शन सी। जैसे इफ अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे को पूरे वर्ल्ड में कोई डिजीज स्प्रेड हो गया, इसे क्या कहोगे? पैंडेमिक, यूनिवर्सल, एपिडेमिक, एंडेमिक। तो पैंडेमिक होगा ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो गया, पैंडेमिक। जैसे नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज डिफाइंड एज। नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्रूड मोर्टेलिटी रेट, मोबिलिटी रेट, डिसेबिलिटी, यूटिलाइजेशन रेट। तो ये डेथ रेट है आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्रूड मोर्टेलिटी रेट है ना। नेक्स्ट, ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारे सारे किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़ के है ना। रेबीज दे रखा है, पर्टूसिस, टिटानस टॉक्साइड या बीसीजी। भाई देखो बीसीजी मैंने आपको बताया लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है बीसीजी, तो बीसीजी को छोड़ दो भाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड। भाई एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस जो होती है ना, उनको क्या कहोगे? ऑब्सोलीट आइटम कहा जाएगा बच्चों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, वीईडी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। तो वीईडी वाइटल, वी से वाइटल है, तो वेरी काट दो, वाइटल होगा। इसेंशियल है, और डी से डिज़ायरेबल होता है। वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज है ना। तो वो टाइम पीरियड किस किस के बीच में, प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करा और उसको रिसीव करा स्टॉक में है ना, तो उसके बीच का टाइम पीरियड को क्या कहोगे? तो बच्चों वो क्या होता है, ऑप्शन देखो, वो लीड टाइम उसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लीड टाइम। ओके, नेक्स्ट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या नहीं आता? होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, बस ट्रांसपोर्ट एजेंसीज इसमें नहीं आएगी, ऑप्शन बी। जैसे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर है ना, कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है ड्रग स्टोर के लिए? 10 स्क्वायर मीटर, 15, 16 या 20। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कोल्ड। प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी, नोजोकोमियल, लेटेंट। तो इन्हें बोलते हो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं ये। जैसे चिलेटिंग एजेंट यूज इन केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग। आयरन की पॉइजनिंग के लिए चिलेटिंग एजेंट बता दो। सोडियम फॉस्फेट डाइमर कैप्रोल, BAL बोलते हो इसको, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। डाइमर, मरकरी के लिए इसको यूज़ करते हो है ना। फिरोइन, डिसफेरियोक्सामिन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। डिफेरियोक्सामिन जो होता है ये आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो आयरन की पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे इसको, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चेयरमैन ऑफ PTC, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के चेयरमैन कौन है? फार्मासिस्ट, फिजिशियन, हेड नर्स या हेड फार्मासिस्ट। तो फिजिशियन जो होते हैं ना वो चेयरमैन होते हैं PTC के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड है ना, तो वो कौन से टाइप के पेशेंट्स हैं? एमरजेंसी आउट पेशेंट्स हैं, आउट पेशेंट्स, एम्बुलेटरी पेशेंट्स हैं, रेफर्ड आउट पेशेंट्स। तो पेशेंट्स एबल टू वॉक वो होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। जैसे यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यूनिवर्सल जो एंटीडोट होता है ना, तो भाई इसमें देखो एक तो चारकोल होता है, बिल्कुल, तो पाउडर चारकोल होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड होता है, इसमें EDTA नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है इसका होता है 1 पार्ट, और जो इसमें होता है हमारा टैनिक एसिड इसका भी 1 पार्ट होता है। पाउडर चारकोल जो होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट में। ये कंपोजिशन है हमारे यूनिवर्सल एंटीडोट की। पाउडर चारकोल के 2 पार्ट होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 पार्ट और टैनिक एसिड का 1 पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें EDTA नहीं आता। ओके, तो हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में देखो इतने ही क्वेश्चंस हैं, ओके।
तो कैसा लगा आपको वीडियो वाले हो आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है। ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ल्यूसीन लाइसिन फिनाइल एलेनिन टायरोसिन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।